बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में एक आईनी तरमीम पर शोर है। यह आईनी तरमीम क्या है? कोई इसको मुजव्वज़ा आईनी तरमीम कहता है, कोई इसको आईनी इस्लाहात का पैकेज कहता है, कोई इसको मुमकिना तरमीम कहता है। इस पर शुकूक व शुबहात का अंबार लगा दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ एक शख्स यानी कि जो आइंदा बनने वाले चीफ जस्टिस है मंसूर शाह साहब, उनको चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए इतनी बड़ी एक्सरसाइज की जा रही है। अब ये भी अफवाहें गर्म हैं कि सिर्फ एक चीफ को नहीं, किसी और चीफ को भी एक्सटेंशन दी जाएगी और अगर जजेस की उम्र बढ़ाई जाती है, याद रखिए कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी बढ़ाई गई थी, तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा। एक तरफ हुकूमत बड़ी पुरएतमाद थी और आज भी अगर हुकूमत की बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए तो नज़र आ रहा था कि वो दावा कर रहे हैं कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। वो नंबर्स कैसे पूरे हो रहे थे? जो 12 जुलाई का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था और इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आप इनको नोटिफाई करें। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उन मेंबर्स को नोटिफाई नहीं किया था, तो हुकूमत को ये लग रहा था कि वो जो 40-41 मेंबर्स हैं जिनको अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया, वो किसी जमात के मेंबर्स नहीं हैं, वो आज़ाद तसव्वुर होंगे और उनमें से हुकूमत को ये लग रहा था कि कुछ लोग जो हैं वो उनको वोट देंगे। ये कैसे लग रहा होता है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। माजी में भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग भी पाकिस्तान में नई बात नहीं है, फ्लोर क्रॉसिंग भी बात नहीं है, लिहाजा जो जोड़ तोड़ का सिलसिला था उसकी खबरें भी आ रही थी और तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद ऐसे लोग थे जिससे हुकूमत राब्ते में थी। कितने लोगों ने उनको यकीन दहानियाँ कराई, कितने लोगों ने यकीन दहानियाँ नहीं कराई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अलबत्ता बयानियाँ बना रहे थे कि हमें बड़ी बड़ी पेशकशें हो रही हैं और PTI के लोग ये भी इल्ज़ामात लगा रहे थे कि हमारे लोगों को थ्रेटन किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि वो वोट डालें। अब ये मरहला तो आएगा वोट का जनाब जब आना है। आज सरप्राइजिंगली 12 जुलाई के फैसले के बाद हमने देखा था कि जो इस पे जिनका डिसेंडिंग नोट था, जिन्होंने इससे डिसेंट किया था, वो वाले जजेस, उन्होंने तो एक तफसील से वजाहत कर दी थी अपने इख्तलाफी नोट सामने आ गए थे। अक्सरियत का फैसला अभी भी हम इंतज़ार में हैं कि कब आएगा, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उसने कुछ रहनुमाई के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा गया था। तो आज काफ़ी दिनों के बाद ये एक मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के जो 8 जजेज़ हैं उन्होंने एक वज़ाती हुक्म जारी कर दिया है और उसमें सिर्फ वो वजाहत जो मांगी थी इलेक्शन कमीशन ने वो नहीं दी, बल्कि काफ़ी कुछ साथ वो कहते हैं ना, वो रोज़े बख्शवाने गए थे, नमाजें बख्शवाने गए थे, रोज़े लेके आगे वाला हिसाब है। तो फैसले की रोशनी में पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले PTI के कामयाब उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश और ताख़ीरी हरबा है। इलेक्शन कमीशन की वजाती दरख्वास्त अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट है। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन की तस्लीम शुदा पोजीशन है कि तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। फैसले की रोशनी में पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले PTI के कामयाब उम्मीदवार हैं। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला वाज़े है और इसका इतलाक़ कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होता है। सुप्रीम कोर्ट के अदालती फैसले पर अमल में ताख़ीर के नताइज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत करते हैं। ये मामला किस तरफ जाएगा? जो आईनी तरमीम होने जा रही है, और उससे पहले याद रखिए कि एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी हुकूमत ने की थी। उस तरमीम में जो कुछ हुआ वो कैसे इस सारे प्रोसेस में आएगा, क्योंकि उस तरमीम में जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 है उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई रुकन पार्टी टिकट जमा नहीं कराता तो वो आज़ाद तसव्वुर होगा। जो शख्स 3 दिन किसी जमात में शामिल हो तो वो किसी और जमात में नहीं जा सकता। जिस जमात की कोई सीट नहीं, मखसूस नशिस्तें उसको नहीं मिल सकती। ये तो खैर पहले से भी एक जो लेड प्रिंसिपल है वो यही है कि जो जमात है ही नहीं उसको कैसे मखसूस नशिस्तें आप देंगे। तो इस पे बात करेंगे जनाब। बानी PTI इमरान खान साहब ने आज डयाला में गुफ्तगू की है। गैर रस्मी गुफ्तगू करते हैं और जो उनके माशाल्लाह से फरमुदात हैं, ट्विटर पर जो उन्होंने दोबारा से पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ जो ट्वीट किया है उसके ऊपर FIA की टीम आज दोबारा उनके पास गई है और देखते हैं कि उनके वकला जा सके या नहीं, क्योंकि कल उन्होंने कहा था कि मैं वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश हूँगा। एक तरफ बात करने की बात हो रही है, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं दोगली पॉलिसी अली अमीन गंडापुर के ज़रिए राब्ते करने की कोशिश है। दूसरी तरफ
आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस, इदारे, रियासत, पार्लियामान, हर एक के ऊपर वो तबरे भेजते हैं और उनको ज़ाहिर है कोई कुछ कह भी नहीं सकता। जो अभी तक सिचुएशन नज़र आती है जैसे वो प्रोटेक्टेड हैं। बहुत सारे हमने अदलिया के फ़ैसले देखे हैं पिछले 2-3 सालों में, जिस तरीके से इमरान खान साहब को वहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो उन्होंने कहा जी कि इनकी भूल है कि आईनी तरमीम करेंगे तो हम चुप बैठे रहेंगे। इमरान खान साहब ने कहा है कि जमहूरियत का कत्लेआम हो रहा है, मैं जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ, किसी की गुलामी कबूल नहीं करूँगा। स्पीकर की मर्जी के बगैर पार्लियामेंट के लोगों को कैसे उठाया जा सकता है? आज जो हमारे साथ हो रहा है वो कल इनके साथ भी होगा। शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सज़ा होने वाली थी, साबिक आर्मी चीफ कमर बाजवा ने उनको बचाया। और चीफ जस्टिस साहब के हवाले से उन्होंने कहा जी कि काजी फायज़ इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी और इंतखाबी फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। 20 से कम सीटों वाली जमात को पार्लियामेंट में जब बिठाया गया तो जमहूरियत वहाँ ही ख़त्म हो गई। पार्टी को स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं, जो भी होगा उसके ज़िम्मेदार ये होंगे, पार्टी को कह रहा हूँ तैयारी करें। तो ये है जनाब मुद्दा जो आज के प्रोग्राम में हमने रखना है। दोनों साइड्स की स्टोरी आपको सुना दी है। मुर्तज़ा सुलंगी साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार की तारफ़ के मोहताज ने में ज्वाइन करें जी। हमारे साथ मौजूद हैं रियासत अली आज़ाद साहब जो कि इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट है, बहुत शुक्रिया। हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं जी, बहुत शुक्रिया रियासत अली आज़ाद साहब। हसन रज़ा पाशा साहब सीनियर कानूनदान हैं और जो पाकिस्तान बार काउंसिल है उसके साबिक अहदेदार भी हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। सुलंगी साहब, तरमीम हो रही है नहीं हो रही, हुकूमत की कोई स्टेटेड पोजीशन नहीं अभी तक वाज़े हुई, लेकिन कल एक इजलास बुलाया गया है। ज़ाहिर है इतवार को तो वैसे छुट्टी होती है, किस तरह से आप देखते हैं, होगी नहीं होगी? आईनी इस्लाहात का पैकेज है, ये सारा मामला किस तरफ जा रहा है? पहले ऐसा लग रहा था कि अदलिया और हुकूमत जो है वो एक रसाकशी और एक दूसरे के खिलाफ एक कोलिजन कोर्स जिसको कहते हैं जी उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अदलिया और पार्लियामान वो भी एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आने लगे हैं। जो आज मुख्तसर फैसले की जो वजाहत आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि इस वजाहत की टाइमिंग और इस वजाहत के अल्फाज दोनों उनकी एक सियासी इलाके में दाखिल हो गए हैं जी। उसकी एक सियासी मानवियत है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो वजाहत मांगी थी वो उस वक्त तो कोई वजाहत नहीं आई, लेकिन एक ऐसे मौके पर जिस वक्त पार्लियामान एक मुमकिना तौर पर एक कानून साजी करने जा रही है, उस पर असरअंदाज होने की एक कोशिश मुझे नज़र आती है। तो इसका मतलब तो यही है कि ये बहरान जो है वो अब ज़्यादा गहरा होगा। अब ये जो फैसला जो आज वजाहत आई है उसके बाद इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, हुकूमत क्या करेगी और पार्लियामान क्या करेगा, और जो जिस ट्वीट का आपने जिक्र किया साबिक वज़ीर आज़म और साबिक चेयरमैन पीटीआई की जी, उसके क्या नताइज निकलेंगे वो अभी उस पर बहस होना बाकी है। सो जो भी एक नेक्स्ट स्टेप आता है रियासत साहब, उसमें जो बहरान है वो मज़ीद गहरा होना शुरू हो जाता है। अब जो हम एक कोई टाइम बार होती है कि आपको कब तफसीली फ़ैसला जारी कर देना चाहिए, एक तो तफसीली फ़ैसला आया नहीं, उसमें जो रिव्यू पिटिशंस हैं वो वहीं की वहीं हुकूमत की पड़ी हुई हैं। और जाहिर है ये पंजाब असम्बली के जो लोग थे जिनको आपने वोट उनका काउंट नहीं किया, डी सीट कर दिया, तब से ये मामला शुरू हुआ। आज तक फैसला आपने कर लिया है, वजूहात है नहीं या वजूहात आपने बाद में लिखनी है, बनानी है, क्या मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तंजीला किसी भी फैसले के लिए, जैसे सुलंगी साहब भी फरमा रहे थे, मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ, ये किसी जगह पे प्रोवाइडेड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का अपनी अवेलेबिलिटी है कि वो कितने टाइम के बाद फैसला देते हैं, उसके लिए कोई रूल्स के अंदर उस तरह से अब इसकी टाइमिंग को डिसाइड करने के लिए कोई ऐसा वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उसकी डिस्क्रिशन है, वैसे तो रूल्स में प्रोवाइडेड है कि 60 डेज के अंदर आपने जजमेंट देनी होती। ठीक है। अब सवाल पैदा होता है
کہ کیا جو الیکشن ایکٹ کو ترمیم اس امینڈمنٹ کی گئی، کیا بائی ورچو آف لیجسلیشن آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مینڈیٹ کو فرسٹریٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ آرٹیکل 189 کانسٹیٹیوشن آف 1973 کہتا ہے کہ ججمنٹ آف سپریم کورٹ از بائنڈنگ اپون آل دا انسٹیٹیوشنز۔ یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دینا۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آرٹیکل 204 ہے جس کا سب آرٹیکل ABCD ہے کہ آپ عدالت کے فیصلے کو فرسٹریٹ کرتے ہیں، اس کے مینڈیٹ کو نہیں مانتے، آپ اس کی سموتھ رننگ کے اندر ابسٹرکشن کریٹ کرتے ہیں، آپ ریڈیکیول کرتے ہیں، آپ ایبیوسیو لینگویج استعمال کرتے ہیں، کسی بھی کیٹیگری کے اندر جو میں نے بولی ہیں اس میں کنٹیمپٹ ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے 12 جولائی کا فیصلہ دیا تھا وہ ان دا لائٹ آف PLD 1958 سپریم کورٹ دوسو کیس، جس کے اندر مولوی تمیز الدین جو تھے وہ سپیکر تھے اور اس کے اندر FCR کو چیلنج کیا گیا تھا، اور وہاں پہ جو نظریہ ضرورت تھا اس نے جنم لیا اور کہا گیا کہ جو ود آؤٹ بلڈ شیڈ اگر کوئی چینج آتی تو وہ لیجیٹیمیٹ چینج ہے۔ اسی ججمنٹ کو عاصمہ جیلانی کیس 1972 PLD سپریم کورٹ جو ہے اس کے اندر جب چیلنج کیا گیا، DPR کو اس میں چیلنج کیا گیا، اس میں انہوں نے کہا کہ جو دوسو کیس ہے وہ ایک بیڈ لا ہے، چونکہ جو اس کی سورس آف پاور تھی وہ انلیگل ہے، اس کے اوپر جتنا سپر سٹرکچر بنایا گیا وہ بھی انلیگل ہے، تو وہاں پہ سپریم کورٹ نے اس کو فارغ کر دیا اس کیس کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان دو کیسوں کی روشنی میں 12 جولائی کے فیصلے میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ، الیکشن کمیشن کا فیصلہ، دونوں فیصلے سیٹ سائیڈ ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنی اتحاد کونسل گئی وہاں پہ، سنی اتحاد کونسل یہ آفٹر وہ پروسیس جو ہوا اس میں یہ آئی ہے، جو جس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنے ایفیڈیوٹ جمع کروائے تھے اس وقت وہ پی ٹی آئی تھی۔ میں اس کو ایک منٹ میں تنزیلہ کلیئر کرنے لگا ہوں۔ تو جب انہوں نے یہ سارا کچھ کر دیا تو انہوں نے جب وہ سیٹ سائڈ کر دیے دونوں فیصلے، تو پھر یہ اینٹی سٹیٹس کو چلے گئے جہاں پہ پی ٹی آئی تھی، اور وہ جو کنڈیشن تھی کہ جی 3 دن میں آپ نے اپنا ایفیڈیوٹ دینا اور کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہے، سپریم کورٹ نے 14 دن کا ٹائم دے دیا۔ انہیں پتا تھا کہ جی اس میں پروسیس میں ٹائم لگ سکتا ہے چونکہ یہ اس فیصلے کے بعد کے کانسیکوینسز میں بات تھی۔ اب انہوں نے کلیئر کر دیا کہ یہ جو پی ٹی آئی تھی ہے اس وقت بھی، اور وضاحتی فیصلے میں بھی آج 8 ججز نے لکھ دیا۔ اس کے پیچھے ریزن یہ نہیں ہے کہ آج وہ لیجسلیشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ یہ کہ یہ تو لا آلریڈی ہے کہ اگر آپ کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو، ویسے بھی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ پرسن اورینٹڈ لیجسلیشن جو ہے دیٹ از اے بیڈ لا، تو اب جو کرنے جا رہے تھے اس کے کانسیکوینسز ڈیفینیٹلی اب وہ توہین عدالت جو ہے وہ فوراً ہی جو ہے وہ ٹریگر ہو جاتا ہے۔ بریک پہ جائیں گے، یہی سوال میں مرتضیٰ سولنگی صاحب کے پاس لے کے جاؤں گی کہ معاملہ تو یہ ہے کہ عدلیہ بھی اگر ایسے فیصلے کرے گی کہ جس سے پارلیمان کمزور ہو رہا ہے، جو ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے اس کے پرنسپل کا ہم کیا کریں؟ یہ جو بیک اینڈ فورتھ ہے نا کہ آپ بال کرا رہے ہیں، آگے سے شاٹ لگ رہی ہے، یہ بھی تو کوئی بہت اچھا تاثر نہیں ہے، اس کا جائے گا کس طرف معاملہ؟ بات کرتے ہیں جی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے جی۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسن رضا پاشا صاحب، آئی ہوپ کہ کچھ گفتگو آپ نے سن لی ہوگی۔ سوال آپ سے میں کر رہی تھی کہ عدلیہ جو ہے اس پہ ایک تاثر ہے پارلیمان کی جانب سے کہ ہماری آپ جو پاور آف لیجسلیشن ہے وہ عدلیہ لینے کی کوشش کر رہی ہے، کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی گئی، چاہے وہ 63A کا معاملہ ہو، چاہے یہ ریزرو سیٹ کا معاملہ ہو۔ یہ ایک اور آرگیومنٹ ہے کہ ریزرو سیٹ کے اوپر جو کیا الیکشن کمیشن نے، کیا وہ تھا ان دا لائٹ آف کیونکہ ایسی کوئی سچویشن کبھی پاکستان میں رہی نہیں، تو وہ اس کا پریسیڈنٹ اس کو الگ سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ لیکن اب یہ جو لڑائی ہے بیک اینڈ فورتھ، آپ کو لگتا ہے کہ آج کا جو وضاحتی آرڈر ہے یہ امپریشن یہ جا رہا ہے ہر جگہ پہ کہ جو مجوزہ ممکنہ آئینی ترمیم آ رہی ہے اس کا راستہ روکنے کی ایک کوشش کی گئی ہے، اور شاید جو ریزنٹمنٹ ہو سکتی اس آئینی ترمیم کے بعد کی وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ گئی سپیریئر جوڈیشری کی طرف سے؟ دیکھیں، آئین میں ٹرائیکاٹمی آف پاور کا جو فارمولہ دیا گیا، اگر اس کو ایز اٹ از امپلیمنٹ کیا جائے تو میرا خیال ہے کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ آئین میں دیا گیا ہے کہ پارلیمان نے قانون سازی کرنی ہے، عدلیہ نے اس کی تشریح کرنی ہے،
اور انتظامیہ نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی ادارہ دوسرے کے ڈومین میں دخل اندازی کرتا ہے تو پھر گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. آپ نے اپنے سوال میں ہی آرٹیکل 63A والے کیس جو پنجاب اسمبلی والا کیس ہے جی اس کا ذکر کیا. تو آپ دیکھیں کہ ان جو 21 22 یا 25 ممبران صوبائی اسمبلی تھے ان کے ذہن میں تھا کہ ہم نے جانا ہے اور ان کو آپ نے ان کے ووٹ کو گنا نہیں اور ان کو ڈی آپ سیٹ نے کر ان دیا. کو ہاں ڈی سیٹ کر دیا. تو یہ بالکل یہ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا, آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن کی گئی ہے. یہ آنریبل سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا. دیکھیں اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو سزا اس کی ملتی ہے. اس چیز کی سزا نہیں ملتی کہ اس کے ذہن میں تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے تو آپ نے اس کو سزا دے دی. اب جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے اس میں بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا تجاوز ہوا ہے اس حوالے سے کہ جب یہ آئین میں پروویژن ہے کہ 3 دن کے اندر آزاد جو کینڈیڈیٹس ہیں اس سے کسی انہوں پارٹی کو نے جوائن کرنا ہے. پارٹی کو جوائن کرنا ہے, آل رائٹ انہوں نے کر دیا. اب ان کے پاس جو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ دیکھیں سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی دونوں کا سٹیٹس ایک جیسا تھا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا سٹیٹس کسی حد تک سنی اتحاد کونسل سے بہتر تھا. جی سنی اتحاد آج کونسل تک تو ایز اے پارٹی کوئی سیٹ ہی نہیں نا سر ان کی, وہ تو پارلیمان میں ایک پارٹی کے وہی طور تھی, پہ آئی نہیں. جی بالکل. اور بیرسٹر گور ابھی تک پی ٹی آئی کے چیئرمین کی حیثیت سے, پی ٹی آئی کے ممبر کی حیثیت سے وہاں پہ موجود ہے اسمبلی میں. تو کیوں نہ انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی. صحیح. جب جو الیکشن کمیشن کی جو لسٹ تھی پولیٹیکل پارٹیز والی اس میں پی ٹی آئی کا نام اسی طرح موجود تھا جس طرح سنی اتحاد کونسل کا نام موجود تھا. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی غلطی ہوئی اس وقت پی ٹی آئی کے معزز اراکین اسمبلی سے کہ ان کو یا تو گائیڈ ٹھیک نہیں کیا گیا یا پھر حالات کو اور سر یہ جب یہ کیس سنا جا رہا تھا تو سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کی طرف سے جو ریمارکس تھے اس میں اس کو ہائی لائٹ بھی کیا گیا تھا کہ آپ نے یہاں پہ غلطی کی ہے, آپ نے اپنی پارٹی کے لیے تو کنٹیسٹ کیا ہی نہیں. آپ جی کو بالکل. یہ ٹھیک ہے. اب 15 دن کا ٹائم دے دینا جو کہ آئین میں 3 دن لکھے ہیں, آپ نے 15 دن دے دیے تو یہ تھوڑا سا تجاوز ہے. ٹھیک ہے. باقی اور ایک بڑا انٹرسٹنگ سی بات ہے تنزیلہ کہ اپیل ڈسمس ہو گئی. اپیل جو کی تھی سنی اتحاد کونسل نے وہ ڈسمس ہو گئی اور پشاور ہائی کورٹ عجیب بات ہے جب ججمنٹ امپیونڈ سیٹ اسائیڈ ہوتی ہے تو اپیل منظور ہوتی ہے. اب اس میں ججمنٹ جو ہے وہ سیٹائڈ ہو گئی اور اپیل ڈسمس ہو گئی اور ایک ایسی پارٹی کو دے دی گئی سیٹس ٹھیک ہے. جو کہ نہ تو پٹیشنر ہے نہ ریسپونڈنٹ ہے نہ ہی ان کی طرف سے کوئی بندہ پیش ہوا ہے جس نے کہا کہ یہ سیٹیں تو پی ٹی آئی کی بنتی ہے. تو یہ 2-3 ٹھیک ہے. اچھا وہ تو خیر انہوں نے بعد میں کہہ دیا کہ وہ سلمان اکرم راجہ وغیرہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جی ٹھیک ہے. ڈیسائیڈ کرنے. حسن صاحب میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. آپ نے کچھ کانٹرڈکشنز کو ہائی لائٹ کیا ہے لیکن سولنگی صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ بیک اینڈ فورتھ ہم دیکھ رہے ہیں. پی ڈی ایم کے زمانے میں بھی دیکھا تھا, بندیال صاحب کی جب ہم خیال کورٹ اور بینچ تھی تب بھی ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ بیک اینڈ فورتھ ہے کہ ایک طرف سے جواب ہے, رد عمل ہے, رد عمل ہے, اور ظاہر ہے یہ کوئی بہت اچھا تاثر تو نہیں جا رہا. تو اس کو کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے؟ ابھی ریاست علی صاحب نے بھی ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ آپ ایک فرد واحد کے لیے کوئی قانون سازی کر رہے ہیں. اب یہ فرد واحد 2 تناظر سے لوگ کہہ رہے ہیں. ایک فرد واحد کو چیف جسٹس بنے رہنے دینا چاہتے ہیں اور ایک فرد واحد کو چیف جسٹس نہیں بننے دینا چاہتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرابلم ہے سولنگی صاحب, اس وجہ سے یہ لڑائی ہے؟ دیکھیں اب لڑائی جس مرحلے پر ہے اس میں اس کا حل 2 صورتوں میں ممکن ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ جو متحارب فریق ہیں ان میں سے کوئی ایک فریق پیچھے ہٹے
वो उसके इम्कानात नजर नहीं आ रहे। और दूसरा ये है कि ये मैदान जंग हो और उसमें जो जीतेगा फिर वही आगे चलेगा। इस वक्त तो सूरत हाल जो है वो हालत जंग की है। देखें, जैसे मेरे भाई रियासत अली ने आपको बताया कि किस तरीके से ये जो 8 मेंबर्स जो बेंच है उसका फैसला जो है वो अब मुकद्दस है और उस पर अमल करना है, और आइन की शिकें भी वो उन्होंने निकाल के सामने लाए। लेकिन ये जो आइन है उसके अंदर कोई 280 आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल नहीं है। तो उन आर्टिकल्स का क्या करेंगे जिसके बारे में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस नईमुद्दीन ने बताया है कि किस तरह से ये 8 मेंबर जो जजेस हैं ये आइन से बाहर निकल गए हैं। ये जो फैसला उन्होंने दिया है, जो दिन और जो औकात कार लिखा है आइन में महफूज नशिस्तों के लिए, उसमें तब्दीली का अख्तियार सिर्फ पार्लियामान के पास है। सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट आइन लिख नहीं सकती, और आइन के जो आर्टिकल्स हैं उनमें तरमीम नहीं कर सकती। इसी तरह से और भी बहुत सारे संजीदा सवालात उठाए गए हैं जो अक़लियती जो मेंबर्स हैं उन्होंने जो अपना तफसीली फैसला दिया था उसमें, और उस हवाले से फौरन एक नजरसानी अपील भी की गई थी। आज का जो वजाहती नोट है उसमें इलेक्शन कमीशन पे भी तनकीद की गई है। देखें, इलेक्शन कमीशन ने जो 25 दिन के अंदर जो एक वजाहत के लिए लिखना था, पिटीशन दाखिल करनी थी, वो उन्होंने कर दी थी। उसका फैसला अभी तक नहीं हुआ। 12 जुलाई को फैसला आया, 25 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब दाखिल कर दिया था। उसका कोई फैसला नहीं हुआ। अब मुझे ये बताएं कि ये जो आज वजाहती नोट आया है ये जुलाई के महीने में भी आ सकता था, अगस्त के महीने में भी आ सकता था। ये उस दिन क्यों आया है जिस दिन पार्लियामान अपना एक कानून साजी करने जा रही है? ठीक है, ये सवाल जरूर उठेगा और उस पर बात बिल्कुल होगी। अच्छा, ये सवाल जी ये सवाल इस वजह से भी जायज है क्योंकि जाहिर है रियासत अली आज़ाद साहब, आप जो गुफ्तगू कर रहे थे बाय बुक अगर चला जाए तो गुफ्तगू तो वही है, लेकिन खुद हमारी अदलिया ने अपने खुद माना हुआ है कि हमारी तारीख में स्याह बाब हैं। ज़फ़र अली शाह केस आप देख लीजिए, आपसे मुशर्रफ साहब ने मांगा नहीं था, आपने उनको कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करने की दे दी इजाज़त। उसी अमेंडमेंट करने की इजाज़त के तहत तो LFO आया था जहाँ पे पहले उम्रें बड़ी थी। तो अदलिया ने तो बहुत सारे गलत फैसले किए हैं और माने हुए भी हैं। तो अब आज ये तो नहीं हम कंसिडर कर सकते कि आप बिल्कुल ऐसा हो गया कि कोई इम्कान ही नहीं है कि आपसे कोई गलती हो सकती है। देखिए, और जुल्फकार अली भुट्टो केस भी सुन लीजिए कि आधी सदी के बाद जो है वो उन्होंने एक वजाहत दी है। मैं इसमें बिल्कुल मैं अदलिया के वो जो माजी मैं उसकी कोई प्रेज नहीं कर रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक गलत केस था, एक बैड लॉ था 109 में जुडिशल हिस्ट्री में किसी शख्स को, और इतने बड़े इंसान को, इतने बड़े लीडर को, एक इतने बड़े ब्रेन को आपने जुडिशल मर्डर कर दिया। मैं तो उनके वो नहीं बात। अच्छा, अगर मुझे इजाजत है मैं ब्रेक ले लूं, आप डिटेल से बात कीजिएगा वरना आपकी बात आती रह जाएगी। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से गुफ्तगू जोड़ेंगे जहाँ सब छोड़े इस बात को। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। रैसा आप बात कर रहे थे, साथ में ये भी बता दीजिए कि आप हुकूमत के पास इस वजाती फैसले के बाद ऑप्शन क्या है, हो पाएगी आईनी तरमीम, नहीं हो पाएगी? मैं इसमें तंजीला बात यह है कि जैसे मेरे बड़े भाई सुलंगी साहब फरमा रहे थे कि 280 आर्टिकल है, 12 चैप्टर के अंदर कितने मतलब 280 आर्टिकल है ना, लेकिन जो आर्टिकल 227 है उसके अंदर मैंडेट दे दिया गया है कि कौन सी लेजिस्लेशन पार्लियामेंट कर सकती। बिल्कुल लेजिस्लेशन कोई भी है वो पार्लियामेंट करेगी। वो क्या कहते हैं कि जितनी भी लेजिस्लेशन है उसको माँ कहा जाता है पार्लियामेंट को, मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन कहा जाता है पार्लियामेंट को, तो लेजिस्लेशन तो वो करेगी, लेकिन सब्जेक्ट टू द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 227 उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर
आर्टिकल 8 से 28 चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 और इंजंक्शन ऑफ इस्लाम के खिलाफ अगर लेजिस्लेशन है तो हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 199 और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अंडर आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 उसको देख सकती है, उसकी वायरिस को कर सकती है, और अगर ऐसा पाया जाता है कि वाकई रिपग्नेंट है तो वो उसको उठा के बाहर फेंक सकती है। तीसरी बात है कि रिव्यू जो होता है वो शॉर्ट ऑर्डर के खिलाफ नहीं होता, वो फाइनल जब जजमेंट आती तो रिव्यू उसके खिलाफ होता। शॉर्ट ऑर्डर में तो जस्ट इंप्रेशन ऑफ द कोर्ट है कि जी एक्सेप्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो उसके अंदर तो आप नहीं फाइंड आउट कर सकते व्हाट आर द इलीगैलिटीज एंड हमारी को मिसाली जुडिशरी तो है नहीं ना, वो वैसा कोड ऑफ, सुन लीजिए ना, जो सारी दुनिया में जिस तरीके से है कि जज जो है वो सोशल मीडिया भी नहीं देखते, साथियों से भी नहीं मिलते। हमारे तो माशाल्लाह जजेस रोज कहते हैं हमने फलां की ट्वीट भी देखी है, ये भी देखा है। उनको पता तो है कि क्या सियासी बहरान पैदा हुआ है, और उनको नहीं लगता कि उन्हें तफसीली फैसला जारी कर देना चाहिए। साहिबान को पर्सन नॉलेज पुट करना ही नहीं चाहिए, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। पुराने दौर में जब जज साहब रिटायर होते तो उनको अखबारें दी जाती थी कि आपका ये रिपोर्ट हुआ, ये रिपोर्ट हुआ, ये रिपोर्ट हुआ, ये तो चले एक माजी की बात है। हम आगे बढ़ते हैं। मेरी जाती राय में, जैसे वो कहते हैं ना, दुख और भी हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, आपने जुडिशरी के अलावा भी आपको बहुत सारे लेजिस्लेशन के चैप्टर आपके पास अवेलेबल है, आपने सिर्फ इसी के ऊपर अपनी जो है ना वो फंसा लिए कुंडी, से निकले, आगे चले, मुल्क के लिए सोचे। मेरी जाती राय में तंजीला ये लेजिस्लेशन नहीं होगी, अगर होगी तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसकी वायरिस को चैलेंज किया जाएगा। सुलंगी साहब आप जवाब दे दीजिए सुलंगी साहब, और साथ ये भी बता दीजिए कि जाहिर है इस वक्त हुकूमत को मुआशी चैलेंज भी है, सियासी मामलात भी बड़े खराब चल रहे हैं, गंडापुर साहब का जो मामला वो भी आपके सामने ही है, तो कैसे हुकूमत कैसे डील करेगी, कर पाएगी लेजिस्लेशन, नहीं कर पाएगी? रियासत एजाज साहब कहते हैं किसी सूरत नहीं कर पाएगी, कर भी ली तो चैलेंज हो जाएगी। देखें, ये 2006 में मिसाक जमहूरियत हुआ था, 18 साल हो गए उसको। उस वक्त ये फैसला हुआ था कि एक आईनी अदालत होगी, तो 18 साल के बाद अगर आज एक आईनी तरमीम होती है एक वफाकी आईनी अदालत बनाने में, तो उस पर क्यों एतराज़ हो रहा है? इससे और कितनी और मज़ीद ताख़ीर होनी चाहिए। और ये कहना कि कौन किसको बाहर उठाकर फेंकेगा ये तो हम देखेंगे, लेकिन जो जमहूरियत है उसकी मां पार्लिमान है। आर्टिकल 239 के तहत पार्लिमान अगर 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम करती है तो उसको कोई उठाकर बाहर नहीं फेंक सकता। जो उसको पार्लिमान को उठाकर बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे वो खुद बाहर पड़े होंगे कहीं। ठीक हो गया, मतलब लड़ाई हो गया। हसन रज़ा पाशा साहब लास्ट कमेंट आपका जी, कैसे देखते हैं किस तरीके से सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा सकती है? देखिए, बेहतरी की तरफ तो एक ही तरीका है, वो ये है कि जो आइन में दिए गए तमाम इदारों के हदूदों की यूद बयान की गई हैं उस पर अमल करें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो अभी इस वक्त जो फैसला हुआ है जिसकी बुनियाद पे आज सारी बातें हो रही हैं, इसका तफसीली फैसला बहुत जल्द आ जाना चाहिए था। अभी भी डिले नहीं है, अभी भी आ जाए और इसकी जो रिव्यू पिटीशन है उनको पहली फुर्सत में सुना जाए, क्योंकि अल्टीमेटली इस तमाम मामले का हल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है, उन्होंने ही इस पे फैसला देना है। क्योंकि आइन में जो उनका दिया गया है उनका इख्तियार, उससे आपने 2-3 केसेस में तजावुज किया है, उसकी तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, और जब तक नहीं होगी। और दूसरी तरफ मैं बात कहूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो फिर भी मामला अनारकी की तरफ जाएगा। तो इसलिए तमाम फरीकैन को एक एक स्टेप डाउन होके अपनी जाती लड़ाई या अपनी जाती ग्रज न बनाते हुए मुल्क के मफाद के लिए इनको सोचना चाहिए, और तभी जाके ये मामला हल होगा। ठीक है जी। अच्छा, आप भी ये समझते हैं और सुलंगी साहब भी यही कह रहे थे और रियासत एजाज साहब भी कि एक एक स्टेप आपको पीछे होकर अपनी पोजीशन से, जाहिर है इसमें जिद और अना की बात नहीं है। रियासत एजाज साहब, मुर्तज़ा सुलंगी साहब, हसन रज़ा पाशा साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त मुल्क को बड़े चैलेंजेस का सामना, एक तरफ दहशत गर्दी है, हम देख रहे हैं कि मुआशी अशारिये कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, शरह सूद में कमी की गई है, महंगाई जो है वो भी रोज़ बरोज़ कम हो रही है, मुल्क में डॉलर का इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, और हम देख रहे हैं कि IMF का जो प्रोग्राम है
वो भी अब ट्रैक पे होता हुआ दिखाई देता है। अगरचे कुछ चैलेंजेस हैं टैक्स कलेक्शन के, लेकिन इन अच्छे मुआशी मस्बत अशारियों का भी इस्तेमाल आप तभी कर पाएंगे जब आपके मुल्क में सियासी काम आएगा, जब इदारे आपस में लड़ना छोड़ेंगे। तो आज के लिए इतने जी, कल देखते हैं एक अहम इजलास इतवार के रोज़ जब छुट्टी होती है बुलाया गया है, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है, होती है तरमीम नहीं होती। दोनों सूरतों में पाकिस्तान के लिए चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, यही दुआ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।